आज के हमारे लेक्चर नंबर 23 फ्री ऑनलाइन जीके एंड करंट अफेयर्स क्लास। कर्टसी बचपन स्कूल खुनखुना डिडवाना। आप में से एक दो अभिभावकों की शिकायत आई थी कि सर आपके क्वेश्चंस जो हैं थोड़े हाई लेवल के रहते हैं, आरएएस लेवल के रहते हैं, आईएएस लेवल के रहते हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि देखिए, एक उदाहरण भी दूंगा मैं आप सभी को इसके साथ में कि सचिन तेंदुलकर जो थे वे 15-16 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने उस समय के सबसे फास्ट गेंदबाज वकार यूनुस का सामना किया था। वे चोटिल भी हुए थे, उनके जबड़े पे गेंद भी लगी थी और आप देख सकते हैं उसके बाद लगातार उन्होंने एक के बाद एक 3 चौके भी मारे। ये आप सभी को याद होगा, भारतवर्ष में सचिन तेंदुलकर जो भगवान में क्रिकेट में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, सबको ये पता है। एक बहुत कच्ची उम्र 15-16 साल, आप सोच सकते हैं इसी उम्र में ही आपके 8, 9, 10th में बच्चे भी हैं। टफ क्वेश्चंस हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस टफ लगे, कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए। हो सकता है करंट अफेयर्स में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चों को जो जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहे हों, ठीक है, जिस प्रकार से जो गेंदें समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद वे कहते थे कि मैंने दिन रात उन गेंदों की प्रैक्टिस की, शॉर्ट बॉलों की, यॉर्कर गेंदों की, जो गेंदें मुंह पे आती थी उनकी मैंने दिन रात प्रैक्टिस की। उसी प्रकार से जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, बच्चे हमसे पूछें। क्लास में अभी हमारी 21 तारीख से क्लासेस शुरू होने वाली हैं, उसमें मैं आपकी फ्री क्लासेस लूंगा, उसमें हमसे आके पूछें। जो भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा उसको उनको शून्य से समझाया जाएगा। देखिए, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं समझ में आ सकता, हर चीज समझ में आती है। मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सब तरह के टॉपिक समझ में आते हैं। हम उनको एकदम शून्य से, एकदम जीरो से समझाएंगे, एकदम फंडामेंटल्स उनके क्लियर करेंगे। तो सभी अभिभावक टेंशन ना लें, डरे ना, बच्चों में किसी भी प्रकार का भय पैदा ना कराने दें या करने दें या होने दें। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो रिजर्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप डरे नहीं, सामना करने दें, आगे बढ़ने दें बच्चों को। जरूर से उनके दिमाग में नए नए सवाल उपजेंगे, उन सवालों के जवाब मिलेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, इसी मैसेज के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर में धारा 370, अब यहां पे कई सवाल आएंगे कि धारा 370 क्या होती है। ये संविधान की धारा 370 है। कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है कि संविधान की धारा 370 क्या होती है, इसके अंदर क्या प्रावधान थे, ये सब आपको समझाया जाएगा। देखिए, यहां से आपके सवाल उपजते हैं, सर ये धारा किस चीज की है? ये धारा है संविधान की। संविधान की धारा 370 में क्या था, उसको क्यों हटाया गया? तो सवाल हमारा ये है, कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? आज की तारीख में ऑपरेशन चल रहा है जिसमें अब तक 165 आतंकी मारे गए हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने। चलिए, 2 ऑप्शंस फिर से मैं आपके इजी कर देता हूं। ऑपरेशन ऑल इन इसका गलत जवाब है, ऑपरेशन कॉम्बैट भी इसका गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर, ऑपरेशन ऑल आउट। ऑपरेशन ऑल आउट ये आपकी न्यूज़पेपर की खबर थी रिसेंटली। जम्मू कश्मीर 1 साल में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारे गए 165 आतंकी। ये धारा 370 हटने के बाद 1 साल के अंदर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो वहां पे तैनात हैं, सेना है, पुलिस है, प्लस सीआरपीएफ के जवान भी हैं, प्लस बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी हैं। ये सब आपको अगर डाउट्स हैं तो आप सभी मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आप अलग से बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, उसके ऊपर से अलग से लेक्चर लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? वेरी टिपिकल क्वेश्चन, बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। यदि आता है तो आप इसको अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज इसको ना करिएगा। वाटरमैन ब्रदर्स इसका गलत जवाब है। सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं। बीसक ब्रदर्स भी इसका गलत जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बीरो ब्रदर्स। बीरो ब्रदर्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यहां पे है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। 3rd सवाल है, एस्ट्रोनॉमर्स ने एक दुर्लभ प्रकार की अंतरिक्ष वस्तु की खोज की है। एक बहुत रेयर काइंड की स्पेस ऑब्जेक्ट यानी अंतरिक्ष में वस्तु की खोज की है जो ना तो एस्ट्रॉइड जैसा है। एस्ट्रॉइड आप सबने पढ़ा है, देखा भी है, स्कूलों में पढ़ा है। एस्ट्रॉइड जैसा भी नहीं है, कॉमेट जैसा भी नहीं है, उसके कहीं बीच में है। एस्ट्रॉइड और कॉमेट के बीच में है।
ठीक है, इसके जैसा ऑस्ट्रॉइड और कॉमेट के बीच में इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, दिखने में ना एस्ट्रॉइड जैसा है ना कॉमेट जैसा है, बल्कि उन दोनों के बीच का कुछ है। अब आपको ये बताना है कि ये पर्टिकुलर, इसका नाम दिया इन्होंने एक्टिव एस्ट्रॉइड, ये किस प्लैनेट के ऑर्बिट में है, ये आपको बताना है किस ग्रह के ऑर्बिट में है ये पर्टिकुलर चीज। एन एक्टिव एस्ट्रॉइड इन विच प्लैनेट्स ऑर्बिट्स। इसका सही जवाब है सैटर्न, गलत जवाब, सैटर्न गलत जवाब है इसका, नेपच्यून भी गलत जवाब है। मार्स और जुपिटर की बात करेंगे, क्लोज ऑप्शंस, बहुत लोग मार्स इसका मार्क कर देंगे, लेकिन मार्स होगा एक गलत जवाब। सी जुपिटर इज द राइट आंसर, सी जुपिटर इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। दक्षिण कोरिया में रिसेंटली एक तूफान आया था, वो तूफान टल के नॉर्थ कोरिया की तरफ चला गया। उस तूफान की वजह से वहां पे परमाणु विकिरण, क्योंकि वहां पे हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एस्टैब्लिश थे दक्षिण कोरिया के, उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया। विकिरण मतलब रेडिएशन, और इसके ऊपर से उत्तर कोरिया अब भी चिंतित है उस तूफान की वजह से। और दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटों पे, यानी साउथ और ईस्ट कोस्ट पे शक्तिशाली तूफान के टकराने के बाद बेहद तेज हवाएं चली और भारी बारिश हुई, और काफी खतरनाक हादसा हो सकता था, जैसा आपने अभी लेबनान के बैरूट में देखा था किस प्रकार से वहां पे अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। हमने इसके ऊपर सवाल भी लिया था, आपने इसकी फोटोज भी देखी थी, वीडियोस भी देखे आपने। अभी फिलहाल आपको दक्षिण कोरिया में आया तूफान का नाम बताना है, इसका नाम बताएं। इसका नाम हाशेने नहीं है, हाशेने गलत जवाब है। कैम्फीन भी गलत जवाब है, इसका सही जवाब लियान भी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया ए मेशक। मेशक इसका सही आंसर है। इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आप लोगों को, किसी को कंफ्यूजन ना हो, MAYSHAK। तूफान मेशक की आमद के दौरान जापान के तटरक्षक बल मवेशी से भरे एक जहाज की तलाश कर रहे थे, जिसमें चालक दल के 42 सदस्य सवार थे। देखिए जापान की साइड की होते हुए ये पूर्वी तट पे आया है, देखिए जापान की साइड से। तो आप आगे चल के कोरिया कहाँ एस्टैब्लिश्ड है, जापान कहाँ पे है, मैप में आप देख सकते हैं। तूफान के बीच जहाज ने दक्षिणी जापानी द्वीप, ये सब तो इसके साथ आप ये देखिए, इसके बाद ये तूफान, ये पहले की न्यूज है, इसके बाद ये तूफान पहुंचा था साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तट पे, देखिए ये जैसे साउथ कोरिया है तो इसके पूर्वी तट पे पहुंचा है तूफान, और फिर ये दक्षिणी तट पे, इस प्रकार से तूफान आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, किस राज्य की राज्य सरकार ने सितंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में कृषि पर्यटन नीति को लागू किया? कृषि पर्यटन नीति बहुत अलग तरह की नीति है, यानी कृषि में पर्यटन, जब हमारे फार्मर्स जो हैं, यानी हमारे काश्तकार जो हैं वो फसल उगाएंगे, उन्हीं फसलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को बुलाया जाएगा। इससे किसानों को एक साइड इनकम का सोर्स मिलेगा, उसकी आवक होगी, और किसान आत्महत्या के मामले भी बहुत कम होंगे, किसानों के लिए एक अन्य आय का साधन होगा। तो ये कौन सा ऐसा राज्य है? काफी इन्होंने नवाचार, बहुत बढ़िया नवाचार किया है। तो इसमें राजस्थान का नाम काट दीजिए, राजस्थान सही जवाब नहीं है। गुजरात का नाम भी काट दीजिए, वो भी नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक का नाम भी काट दीजिए, सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले ही नासिक में वाइन विनयार्ड्स होते हैं, उनको ऐसे बोलते हैं विनयार्ड्स, वहां पे भी काफी पर्यटक आते हैं। वहां पे वाइन टेस्टिंग सेरेमनी भी होती है, वाइन टेस्टिंग फेस्टिवल्स भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे पर्यटक पहुंचते हैं वाइन टेस्टिंग के लिए, और बहुत अच्छी आमदनी होती है किसानों की। तो इन्होंने, महाराष्ट्र की सरकार ने कृषि पर्यटन नीति लगभग 7 सितंबर 2020 के आसपास इन्होंने लागू करी। काबिले तारीफ इनका इनिशिएटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर डी महाराष्ट्र सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 4 नवंबर को होने वाले हैं, उसमें रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी कौन है? बड़ा आसान सवाल, हमारे जितने भी अभिभावकों को लग रहा होगा टफ सवाल देते हैं, तो बहुत आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। इसका हिलरी क्लिंटन गलत जवाब है, और आपको बताना है बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में से रिपब्लिकन पार्टी का कौन है, तो इसका सही जवाब है सी डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी रिपब्लिकन पार्टी से प्रेसिडेंट बने हैं, अभी भी उन्हीं के प्रत्याशी हैं। चलिए, अमेरिका का चुनाव हारने पर, ये न्यूज आई थी अभी रिसेंटली, बोला था चुनाव हारने पर डोनाल्ड ट्रंप लागू कर सकते हैं मार्शल लॉ। तो हमारे रिपब्लिकन पार्टी और उसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप, ये आपके लिए एक न्यूज है, आप इसको ध्यान में रखें। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप।
आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 में। डीडवाना हमारा लोकल शहर डीडवाना, उसमें प्रथम बार भारतीय रेल कितने वर्ष पूर्व आई थी? कितने वर्ष पूर्व पहली बार भारतीय रेल आई थी? ये लोकल स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे भारतीय रेल कब आई थी, कितने वर्ष पूर्व आई थी। अभी चल रहा है हमारा 2020, 100 साल पहले था 1920, लेकिन 100 वर्ष इसका गलत जवाब। ठीक है, तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 111। इसमें से आप 111 वर्ष पूर्व आई थी, इसमें से आप 11 और माइनस करें तो आपका सही जवाब आ जाएगा, यानी कि 1909 में आई थी। ये आई थी 16 सितंबर, सॉरी इसको ढंग से लिखिए, सितंबर। ठीक है, 1909 में। ठीक है, इसको र लिखिएगा, आप इसको र पढ़िएगा, सितंबर। ठीक है, 16 सितंबर 1909 में पहली बार डीडवाना में भारतीय रेल आई थी। डीडवाना आभा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये देखिए, डीडवाना में भारतीय रेल के 111 वर्ष पूरे। 16 सितंबर 1909 को आई थी पहली ट्रेन आप इसमें से पूरा पढ़ सकते हैं। 1909 में डेगाना से सुजानगढ़ तक 98 किलोमीटर लंबा मारवाड़ फ्रंटियर रेलमार्ग पूरा था। फिर 1910 में सुजानगढ़ से रतनगढ़ तक बढ़ाया गया था। ये अपनी लोकल न्यूज थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। आइए सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन भारत सरकार द्वारा बनाया जो कोरोना की व्यापक ट्रैकिंग हेतु कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन है? भारत सरकार द्वारा बनाया गया। आसान सा सवाल, फिर से एक बहुत आसान सवाल। सही जवाब है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप, ऑप्शन नंबर सी, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए सवाल नंबर 9। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? थोड़ा सा टिपिकल सवाल। अभी अपनी शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति 2020। इसके पहले शिक्षा नीति आई थी 1986 में। इसको रिव्यू किया था 1992 में। इसके पहले शिक्षा नीति आई थी 1968 में। तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और अब ये है थर्ड। तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन 3 बार। सी ऑप्शन 3 बार। ठीक है, पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी और उसके बाद 1986 में आई थी और अब 2020 में आई है। देखिए इसमें डिटेल में आपको बताया गया है भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जावे। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। इसके तहत, या पूरा पढ़िएगा इसको, इसके तहत 1968 में शिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध, चरित्रवान और कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। मई 1986 में दूसरी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप में एक समीक्षा समिति गठित की गई तथा 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। इस 1990 की समिति ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट दी थी, रिव्यू कहते हैं इसको, समीक्षा मतलब रिव्यू रिपोर्ट दी थी 1992 में। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तीसरी बार हमारी शिक्षा नीति आई है। आइए बढ़ते हैं, आखिरी सवाल आज का, सवाल नंबर 10 इंग्लिश में है, आपको हिंदी में बता दूंगा मैं। विच बैंक इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक ऑफ इंडिया? किस बैंक को बैंकर्स का बैंक, मतलब बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, किस बैंक को? ठीक है, इसका सही जवाब पंजाब नेशनल बैंक नहीं है, क्रॉस कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं है, काट दीजिए। आईसीआईसीआई प्राइवेट बैंक है, ये तो कतई नहीं हो सकता इसका सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। बैंकों का बैंक, बैंक्स का बैंक मतलब बैंक आम जनता को लोन देता है और बैंकों को लोन कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में जितनी विदेशी मुद्रा आती है, डॉलर्स आते हैं, यूरो आते हैं, पाउंड्स आते हैं, येन आता है, चाइना की करेंसी भी आती है, सब कुछ आता है। वो कहाँ जमा होती है सारी? मान लीजिए आप विदेश से आ रहे हैं, आपने अपनी पैसे आईसीआईसीआई बैंक में जमा करा दिए। आईसीआईसीआई बैंक उसी डॉलर को उठा के रिजर्व बैंक को देगा। किसको देगा? रिजर्व बैंक को। और बदले में रिजर्व बैंक इसको वापस पैसे दे देगा भारतीय मुद्रा में, यानी रुपए में। समझ गए? इसलिए, और
बैंकों को अगर लोन चाहिए तो भी लोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, और भी बहुत कुछ कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस भी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि उसको डिटेल में जानना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, वो बताए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अस्तित्व में आया था 1935 में। आपको बता दें, रिजर्व बैंक अस्तित्व में आया था 1935 में। इसका एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ये ब्रिटिश काल में आ गया था हमारे सामने, ठीक है। रिजर्व बैंक ब्रिटिश काल की देन है। तो चलिए, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर पूरा होता है। आप सभी के साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।